जब आप एक बार को दो हिस्सों में बांट दो, इसको कहते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। जनरली इसको सिर्फ देखकर समझ सकते हो, इसका फर्दर एनालिसिस करने का कोई भी मतलब इसका फायदा हो ही नहीं सकता। इसीलिए डायग्राम जो है बहुत अट्रैक्टिव वे है डेटा को प्रेजेंट करने का। एक्सपर्ट्स को चाहिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इसीलिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, वो एक्सपर्ट्स के लिए नहीं होता। मानो आप ये डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, ये परसेंटेज फॉर्म में है, तो आप यहां पे बता दोगे भैया परसेंट फॉर्म में, तो यहां लिख दोगे आप हेड नोट के अंदर कि आपने एक साल में प्रोडक्शन कितना किया वो हमें पता है, लेकिन उसमें से कितनी चीज कितनी बनाई इसको शो करता है वो। अगर सिर्फ एक वेरिएबल कवर करना चाहते हो, सिर्फ एक चीज को शो करना चाहते हो, तो आप रॉ डेटा को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज किया, अब आती है प्रेजेंट करने की बारी। यार ये 24 घंटे दिए भगवान ने सबको, मेरे को 20 फील हो रहे हैं क्या? अच्छा 4 घंटे तो मैंने फोन ही चलाया है? और वेलकम एवरीवन, तुम और तुम्हारे सर सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आज ना सबकी पोल खोल लेते हैं। अब तुम क्या करो, सेटिंग्स में जाओ अपने फोन की, अपने फोन का स्क्रीन टाइम निकालो कि तुमने कितना फोन इस्तेमाल किया है और कौन सा ऐप सबसे ज्यादा तुमने देखा है, उसको कमेंट सेक्शन में बताओ। आज सबकी पोल खोलेंगे। तुम्हारे सानिध्य सर का स्क्रीन टाइम मैं यहां बता देता हूं, देखो 4 घंटा 14 मिनट है, जिसमें सबसे ज्यादा उनने यूट्यूब देखा है 45 मिनट्स, ठीक है। कैमरा चलाया 30 मिनट है, अच्छा कुछ रिकॉर्डिंग हो रही होगी, फिर इंस्टाग्राम देखा 25 मिनट, तुम देख रहे हो। आज ये सबकी पोल खुलेगी बेटा, सबकी पोल खुलेगी, तो सब लोग अपना अपना स्क्रीन टाइम कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा सर ये कर क्या रहे हो पहले ही बताओ हमें। ये है बेटा डेटा, और इस शानदार तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से जरा सुनना, इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने देखा था कि रॉ डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। रॉ डेटा को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज किया, अब आती है प्रेजेंट करने की बारी। सर प्रेजेंट क्यों करते हैं? प्रेजेंट करने के पीछे डेटा को एक बहुत बड़ा मोटिव यह होता है कि डेटा को समझने में आसानी होती है, और एनालाइज करने के लिए कि आपको कंपेयर करना हो, एनालाइज करना हो कि यार ये बात कहना क्या चाह रहा है, ये प्रेजेंटेशन से हमें और आसानी से पता चलता है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मींस द डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे, इस तरीके से डेटा प्रेजेंट हो कि भैया सारे फैक्ट्स और सारे फिगर्स क्लियरली समझ आ सके, क्लियरली अंडरस्टूड हो, उसके साथ साथ ये एनालाइज होने की काबिलियत भी रखे, इतना उनके अंदर एसेंस हो कि उसको एनालाइज किया जा सके, कि उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि किस लिए आप प्रेजेंट कर रहे हो डेटा को, वो समझ आ जाए देखते ही, ठीक है। अब इसमें ना 4 तरीके हैं। कौन कौन से 4 तरीके? पहला है टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव, आपका एक प्रेजेंटेशन होता है। सर टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? टेक्सचुअल का मतलब होता है टेक्स्ट फॉर्म, पैराग्राफ फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना। जैसे कि 2011 के अंदर मेल जनसंख्या जो थी हमारे देश की, भारत देश की, वो थी मान लो कुछ नंबर, उसी के अंदर फीमेल जनसंख्या हमारी इतनी इतनी थी। 2021 के आने पर हमें पता चला कि फीमेल जनसंख्या इतनी इतनी बढ़ गई और मेल जनसंख्या इतनी इतनी बढ़ गई। जब आप इसको सब पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हो तो आप इसको टेक्सचुअल और या डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन कहते हो। अगर इसी डेटा को तुम टेबल में बना दो, 2011 मेल इतने फीमेल इतनी, 2021 मेल इतने फीमेल इतनी, अगर ऐसे फॉर्म कर दो टेबल के फॉर्म में, इसे हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आप तीसरी बात पे आ जाओ, इसे कहते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या है? ध्यान से देखना, यहां पर आप कोई डायग्राम शो करते हो किसी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। इट कैन बी बार ग्राफ, इट कैन बी पाई चार्ट। पाई चार्ट में आपको जैसे कुछ बनाते हो परसेंटेजेस के बेसिस पे कि 25% इतना इस जनसंख्या का फीमेल पॉपुलेशन था 2011 के अंदर, इस कुछ हिसाब से आप बता सकते हो, ठीक है। ऐसे भी कुछ चीजें होती हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका इकोनॉमिक्स ग्राफ से भरा हुआ है, आप ग्राफ से भी शो करते हो डेटा को। ये कुछ आपके पास अलग अलग तरीके हैं जिससे आप प्रेजेंट करते हो डेटा को, और इसको देखते ही आप काफी आसानी से समझ सकते हो। आपको बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा समझने की जरूरत नहीं है, देश की पॉपुलेशन के हर आदमी को जानने की जरूरत नहीं है, वो रॉ डेटा का काम है, वो बहुत ही स्क्रिबल्ड है, मतलब बहुत अलग अलग फैला हुआ है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड है और अच्छे से प्रेजेंट हो रहा है, उसको देखकर एकदम एक माइंड फ्रेम बनाकर, कि माइंड में एकदम पिक्चर जो है फ्रेम हो गई है,
ऐसा डेटा आप लेकर जा सकते हो। ये इतना महत्वपूर्ण और इतना प्यारा डेटा होता है जो कि आपके फोन, YouTube हर जगह पर प्रेजेंट है। आपकी वॉचेस तक भी रखती हैं, आपके स्टेप काउंट्स करते हो उस हर चीज का। ठीक है बेटा, चलो जी फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। चलो बेटा जी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं पहले वाले में। टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन क्या बोलता है? सिंपल बोलता है कि जब भी आप डेटा को टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करो वही टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन है। ध्यान से देखो, इन टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के फॉर्म में अगर प्रेजेंट हो रहा है तो वो डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन है। अब देखो ध्यान से एग्जांपल, 2002 में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे? 2000। ठीक है, अब 2002 नहीं 2022 में। ठीक है, कॉलेज में 2000 बच्चों ने अप्लाई किया, जिसमें से 1200 कौन से थे? कॉमर्स बैकग्राउंड के थे। फिर उसमें से देखा गया कि भैया 750 लड़कियां थी। ठीक है, उसमें से देखा गया लड़कियों में से 330 लड़कियां थी, वो कौन सी थी? साइंस स्ट्रीम की थी। फिर देखा गया 2023 का डेटा, अब साल बदल गया, साल बदला चीजें बदली। नंबर ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स कितने हो गए? 3500 हो गए। 3500 लोगों ने अप्लाई किया इस बार। इसमें से देखा गया जिसमें से 2200 जो थे वो मात्र लड़के थे। फिर आया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस स्ट्रीम वर, साइंस वाले कितने हो गए? 1100 थे इस बार। कितने? 1100 लोग थे, जिसमें से 610 कौन सी थी? लड़कियां थी। अब तुम देखो इसका प्रॉब्लम क्या है। डेटा अगर टेक्स्ट के फॉर्म में तो मुझे एंड तक देखना पड़ रहा है कि भैया क्या इसका निष्कर्ष निकल के आने वाला है, और मुझे पुरानी चीजें भी याद रखनी पड़ रही है, तो समझना मुश्किल है ना। इसीलिए इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? अ सीरियस ड्रॉबैक ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन मेथड इज दैट वन हैज टू गो थ्रू द कंप्लीट टेक्स्ट टू प्रेजेंट फॉर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, कि अगर उसको कुछ समझना होगा तो उसको हर चीज पढ़नी होगी। समझ आया? इस वजह से इसकी लिमिटेशन है। इसका बेटर वे पता है क्या है? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये सिंपल है, टेबल्स के फॉर्म में इसको बना दो, इसे हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। बेटा जो ये हॉरिजॉन्टली होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, ये रो कहलाता है। ठीक है, रोज। और जो ऐसा होता है इसको हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, समझ आया? वर्टिकली इज कॉलम्स, हॉरिजॉन्टली इज रो। इस फॉर्म में अगर डेटा को प्रेजेंट करते हो तो आपका क्या कहलाता है? ये बेटा आपका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। इन टैबुलर रिप्रेजेंटेशन द डेटा इज सिस्टमैटिकली, बहुत ही सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेड इन रोज हॉरिजॉन्टली। रो मतलब हॉरिजॉन्टली, कॉलम मतलब वर्टिकली, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल के फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया जाता है, इसे टैबुलेशन भी कहा जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? एक अच्छा टेबुलेशन बनता कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले क्यों है ये, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटा सबसे पहले बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है। मैं हर बच्चों का नाम, नंबर, अब देखो ना, तुमने देखा कितना कॉम्प्लेक्स डेटा था, उसको मैं अगर टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करूं तो कितना आसान हो जाएगा। इस चीज को बहुत आसानी से बता देता है। दूसरा, टू इकोनोमाइज स्पेस, स्पेस को इकोनोमाइज करता है। कैसे? आपके पास जो अवेलेबल स्पेस है ना, उस अवेलेबल स्पेस के अंदर ये आपको अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन देगा। ऐसा नहीं कि किताब भर के आपके पास डेटा है, एक टेबल में आपको अच्छे से हर एक स्पेस को यूज करता हो बहुत प्यारे तरीके से प्रेजेंट करेगा। फिर आता है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अब मान लो मेरे पास लड़के हैं और लड़कियां हैं, मुझे इनके मार्क्स को जज करना है। मैं बोल सकता हूं 10 मार्क्स आए लड़कों के, 15 मार्क्स आए लड़कियों के। ठीक है, फिर बोल सकता हूं फिर से एक और टेस्ट हुआ, उसमें 20 बच्चों के इधर मार्क्स आए, इसमें सिर्फ 10 ही बच्चों के मार्क्स आए। फिर मैंने एक और निकाला टेस्ट, उसमें बोला कि भैया सिर्फ मात्र 9 बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, इसमें बोल रहा हूं कि मैंने भैया 25 बच्चों के अच्छे मार्क्स आए। फिर मैंने देखा कि भैया मान लो लास्ट पेपर था, इसमें मैंने देखा कि इसमें सिर्फ 4 बच्चों के अच्छे नंबर आए, इसमें 30 बच्चों के अच्छे नंबर आए। तो तुम ये देख सकते हो गर्ल्स वर डूइंग बेटर देन बॉयज। तो ये क्या हुआ? कंपेयर करना आसान हो गया, हाँ या ना? सेम फॉर्म में इसका एनालिसिस भी आसान हो गया, एनालाइज कर लिया, देखो कौन सा सेक्शन में बेटर हो रहा है या कैसा कुछ अपन एनालाइज कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, रेफरेंस के लिए अच्छा है, आपको अच्छा रेफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप देख सकते हो जो इसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। अब एक अच्छा टेबल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए? भैया टाइटल डिसाइड करो। यहां पे मैंने टाइटल नहीं दिया तो आपको पता नहीं है सर ये नंबर क्या है,
किसके लिए है, क्या है, कुछ नहीं पता, क्या कर रहे हो, ये बी और जी क्या होता है, आप हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करने की बजाय टाइटल डाल दोगे ना तो समझ आ जाएगा। फिर आएगा मैनेजेबल साइज, आप साइज को मैनेज कर सकते हो। आप अगर अच्छा साइज मैनेज कर पा रहे हो और कॉलम्स रोज डाल पा रहे हो, अच्छे से सब हेडिंग्स आप ये सब डाल पा रहे हो, तो अच्छा खासा टेबल बन पाएगा। फिर आता है अट्रैक्टिवनेस, क्या अगर आप अट्रैक्टिव तरीके से बना रहे हो किसी भी टेबल को तो वो एक अच्छा काइंड ऑफ टेबुलेशन को दिखाता है, ठीक है, क्योंकि वो डेटा बहुत ही प्यारे तरीके से आपने प्रेजेंट किए हुए हैं। फिर देखो स्पेशल एम्फेसिस या सिंप्लिसिटी, अगर सिंपल है ना, देखकर समझ आ जाए डेटा, अगर देखकर समझ आ जाए टेबल तो अच्छा टेबल है, समझ आया। अगर देखकर मैं समझ पा रहा हूं कि इसमें क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ये देखकर समझ पा रहा हूं कि बॉयज के इतने मार्क्स हैं गर्ल्स के इतने मार्क्स हैं, मतलब टेबल अच्छा है। अगर नहीं समझ पा रहा तो टेबल खराब है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गया ना। फिर आता है कंपैरिजन ऑफ डेटा, डेटा कंपेयर कर पाओ ऐसा होना चाहिए। कॉलम्स और रोज को अच्छे से नंबर करो, और भी कॉलम्स होंगे तो उसको अच्छे से नंबरिंग देनी पड़ेगी, हाँ या ना। क्लैरिटी होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नंबर इधर उधर किसी के ना मिक्स हो जाए, लाइन के या सेल के बाहर ना जाए, ऐसी कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है बेटा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी, अब मैं तुम्हें एक टेबल का फॉर्मेट दिखाता हूं। ये टेबल का फॉर्मेट क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है टेबल नंबर। बेटा कई बार आपके पास बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तो किसी टॉपिक को समझाने के लिए वो बताता है कि प्लीज रेफर टू टेबल नंबर फटाना फलाना, तो ये नंबर देना जरूरी होता है कि कौन सा टॉपिक किस टेबल को समझा रहा है या रेफर कर रहा है एनालिसिस के लिए, ठीक है। फिर आता है टाइटल। अब बता रहे हैं ये इसमें कि भैया टेबल का पर्पस क्या है, क्या इसका एम है, तो हम यहां पे बता रहे हैं कि कितने लोग बिहार में लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट कैसा है बिहार में, रूरल एरिया और अर्बन एरिया में, तो आपने कैसा टाइटल दे दिया। फिर आता है कि भैया आप इस जो अब जैसे हेड्स होते हैं, हेड नोट क्या है, हेड नोट अगर कोई हो, मतलब मान लो आप ये डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, ये परसेंटेज फॉर्म में है, तो आप यहां पे बता दोगे भैया परसेंट फॉर्म में, तो यहां लिख दोगे आप हेड नोट के अंदर। अब आ जाएगा कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग बोल सकते हो कि सर लोकेशन के बेसिस पे है, किसके बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे। अब इसका सब हेडिंग क्या हो सकता है, सर रूरल हो सकता है, ठीक है, अर्बन हो सकता है, ठीक है, अर्बन हो सकता है, रूरल हो सकता है, ये इसके सब हेडिंग्स हो गए। आप बोल सकते हो सर रूरल में कितने इलिटरेट लोग हैं, और चलो ठीक है, यहां पे कितने लिख सकते हो, यहां पे लिटरेट लिख सकते हो कि कितने लिटरेट हैं, यहां पे कितने इलिटरेट है, सेम चीज यहां पे लिख सकते हो, हाँ या ना। आपके पास आ गई स्टब रो, यहां पे स्टब एंट्रीज है, जैसे कि मान लो यहां पे मेल्स का नंबर दिखाएगा, यहां पे फीमेल्स का नंबर दिखाएगा, समझ आया। अब यहां पे जो नंबर होंगे वो आपके आएंगे इस बॉडी के अंदर, ठीक है, जो नंबर्स प्रेजेंट होंगे वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, और उनका टोटल आपको यहां पे और यहां इन नीचे वाले कॉलम्स में देखने को मिलेगा, जिसे हम टोटल कॉलम या टोटल रोज भी कहते हैं, ठीक है। यहां पे आपको टोटल देखने को मिलेगा। फिर नीचे लास्ट में आपको पता है क्या मिलेगा, यहां पर आएगा बेटा सोर्स नोट। सोर्स नोट मतलब ये डेटा आपने लिया कहां से, कहां से लिया आपने ये डेटा, उसका बताते, क्योंकि टेबल तो बेटा सेकेंडरी होता है ना, सेकेंडरी डेटा है, आपने कहीं से रॉ डेटा उठाकर कहीं और पे लगाया है, तो बाद का डेटा हुआ ना ये, तो ये कहां से लिया, आप उसका सोर्स दो। और फुटनोट क्या होता है बेटा, फुटनोट एक बेटा एक स्पेशल एक आपको एक चीज दी जाती है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि यार ये जो डेटा है आपने परसेंट में निकाला, पर इसके डेसिमल वैल्यूज को आपने अप्रोक्सीमेट किया कि नहीं किया, तो एक क्लैरिटी देता है, बेसिकली एक स्पेशल क्लैरिटी देता है पूरे टेबल को, तो ये फुटनोट कहलाता है, ठीक है बेटा। ये पूरा आपके पास ना एक फॉर्मेट है, यहां पर एक एग्जांपल भी है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी बेटा, अब चलते हैं, हर एक चीज को ध्यान से देख लेते हैं। टेबल नंबर मैंने आपको बताया था कि किसी को रेफरेंस देने के लिए बना जाता है, कि अगर किसी टॉपिक में कोई टेबल से एक्सप्लेनेशन दिया है तो वो टॉपिक का रिलेवेंसी कहां पे देख सकते हो आप, किसी टेबल नंबर को जाकर चेक कर सकते हो। वो कैसे दिखेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 के नंबर में दिख सकता है, हो सकता है 4.1 5.4 ऐसे नंबर्स में भी दिखे, ठीक है। फिर आता है टाइटल ऑफ द टेबल। ये शॉर्ट होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, जो कि ये बताए कि भैया आप टेबल को किस वे में पढ़ने वाले हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। फिर आपका आता है हेड नोट। हेड नोट कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो सिर्फ एक एड ऑन देता है, एक सप्लीमेंट होता है कि इसके अंदर और क्या चीजें देखने को मिल सकती है, कि जो नंबर वैल्यूज है वो परसेंटेज फॉर्म में, तो आप ऐसा कुछ समझ सकते हो, हेड नोट होता है। कॉलम हेडिंग और कैप्शन क्या होता है कि कॉलम के अंदर जो वैल्यूज दी जा रही हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस चीज को हम कॉलम हेडिंग या कैप्शन कहते हैं, ठीक है जी। फिर आता है आपके पास स्टब्स और रो हेडिंग। अब ध्यान से देखो, तो मैं एग्जांपल से बता देता हूं, इसे हम स्टब हेडिंग कहते हैं, और ये आपकी स्टब एंट्रीज है कि मेल और फीमेल, ये आपकी स्टब एंट्रीज है, सब स्टब रो है। क्लियर, समझ आया बेटा आपको,
ऐसे, हाँ या ना। फिर आता है बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल क्या होता है बेटा, ये सिंपल खांचे, इन्हें हम सेल्स कहते हैं। अभी तो यहां पे नहीं बने हुए हैं, अगर मैं ऐसे करके ऐसे बना दूं, ये आपका क्या हो गया, एक ऐसा सेल हो गया। तो ये क्या है, आपका बॉडी पार्ट है, ठीक है। ये बॉडी पार्ट मतलब टेबल का बॉडी पार्ट है, इसमें हम वैल्यूज डालते हैं, इसे बॉडी ऑफ द टेबल कहा जाता है। क्लियर। फिर आता है आपके पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर आपके सारी वैल्यूज एक ही यूनिट की हैं, एक ही यूनिट में मेजर हो रही हैं, तो आप एक कंक्लूजन दे सकते हो कि ऑल दीज यूनिट्स, ऑल दीज वैल्यूज आर मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ केजीज। कि भैया आपने लिखा है 10, 15, 20, 25, हर एक कॉलम में अलग अलग वैल्यूज हैं। ये 10, 15 क्या है, कोई मीटर है, किलोमीटर है, केजीज है, लीटर है, क्या है, तो उस चीज को एक्सप्लेन क्या करता है हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अगर सब कॉमन है तो। ठीक है। फुटनोट क्या होता है, एक स्पेशल फीचर है जहां पे वो एक्सप्लेन करता है कि अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने कोई डेसिमल वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट करके लिया है तो फुटनोट बता सकता है। ठीक है। उसके साथ अगर आप देखो सोर्स नोट, तो ये बोलता है टेबल बेटा कभी भी बना बनाया नहीं होता है, आप रॉ डेटा इकट्ठा करते हो और उसके बाद उसको टेबल में कन्वर्ट करते हो, है ना। तो सोर्स कहां से आया वो रॉ डेटा का, उसको आपको बताना पड़ता है कि टेबल किसकी नॉलेज या किस डेटा के बेसिस पे बना है, तो आपको सोर्स देना पड़ता है। क्लियर है। चलो जी, इसको भी समझ लिया आपने। अब क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी समझाया आपको, मैंने फॉर्मेट तो समझा ही दिया था, वहां पे भी समझाया, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट कर दिया था। क्लासिफिकेशन और टेबल क्या कहता है, 3 अलग अलग चीजों के बेसिस पे हम यहां पे टेबल बनाते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बेसिस पे बनाते हैं, एक आपका नेचर ऑफ डेटा, डेटा किस नेचर का है उसके बेसिस पे बनाते हैं। अगर डेटा ओरिजिनल है तो ओरिजिनल टेबल बनेगा, अगर किसी और से डराइव हो रहा है तो डराइव टेबल बनता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर जनरल पर्पस है तो जनरल पर्पस टेबल होगा, स्पेशल पर्पस है तो अलग टेबल बनता है। अगर एक्सटेंट ऑफ कवरेज, कवरेज का एक्सटेंट देख के बनाएंगे तो भैया सिंपल टेबल है और कॉम्प्लेक्स टेबल है। सिंपल टेबल नॉर्मल टेबल होता है, कॉम्प्लेक्स 3 प्रकार के होते हैं, 2 वे, 3 वे और मैनीफोल्ड। ठीक है। चलो जिसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलो बेटा जी, आपने देख लिया। अब सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव पर्पस के ऊपर, जो हमारा जनरल पर्पस टेबल है और स्पेसिफिक पर्पस टेबल है, इसको समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखो, ये बेटा एक ऐसा रॉ डेटा है जो इतनी ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है, टेबल में बनाया जा रहा है। इसमें कुछ नहीं होता, बहुत वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेम काइंड की होती है, उसको आप प्रेजेंट करते हो और इसका कोई पर्पस नहीं होता कि इसको एनालाइज किया जाए। इसीलिए जनरली इसको आप सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल करते हुए देखोगे कि बस डेटा भरते जा रहे हैं, सेम कैटेगरी ऑफ डेटा भरते जाएंगे और बहुत ही ज्यादा वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन डालते जाते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए नहीं बनाया जाता। लेकिन स्पेशल पर्पस टेबल का मतलब ये एक स्पेसिफिक इंक्वायरी शो करता है, डेटा एक स्पेसिफिक इंक्वायरी शो करता है जिसको एनालिसिस करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि क्या सर, जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है, इस कंपनी ने पिछले 3 महीने में कितना पैसा कमाया, पिछले 6 महीने में कितना पैसा कमाया, पिछले 9 महीने में कितना पैसा कमाया, पिछले 1 साल में कितना पैसा कमाया, उस सब की इंफॉर्मेशन मैं बनाऊं, एनालाइज करूं, चेक करूं कि मैंने ग्रो किया है कि मेरे को लॉस हुआ है। इस चीज को बताने के लिए जो टेबल बनाया जा सकता है वो होता है स्पेशल पर्पस टेबल। ठीक है। क्या होता है, जैसे कि रेवेन्यू फिगर्स आप किसी फर्म के निकाल के दिखाओ ओवर द ईयर्स या ओवर द मंथ्स, उसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस टेबल। ठीक है। फिर आता है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेचर के बेसिस पे क्या होता है। नेचर के बेसिस पे हमारे पास है ओरिजिनल टेबल। ठीक है। दूसरा हमारे पास है डेराइव टेबल, जो बेटा रॉ डेटा, प्राइमरी टेबल भी कहा जाता है इसको, या क्लासिफिकेशन टेबल भी कहा जाता है। रॉ डेटा बिना अप्रोक्सीमेशन के, कोई अपना आपने अप्रोक्सीमेट नंबर्स नहीं निकाले, रॉ का रॉ डेटा, ओरिजिनल डेटा जब आपने टेबल में रख दिया जाए उसे हम ओरिजिनल टेबल कहते हैं। ध्यान से देखो, इट कंटेन्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, द वे डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स से जैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, उसी को आप टेबल में डाल देते हो, वही ओरिजिनल टेबल होता है कि आपने कोई भी नंबर अप्रोक्सीमेट नहीं किया। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का वेट 45.6 kg था तो आपने उसको 47 नहीं किया, आपने 45.6 kg ही रखा। ठीक है। इसे ओरिजिनल डेटा कहते हैं। लेकिन इस डेटा को अगर तुम एवरेज निकाल लो, तुम इसका परसेंटेज फॉर्म में निकाल लो, इसे हम डेराइव्ड टेबल कहते हैं। डेराइव्ड टेबल क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। बेटा तुम घी खाते हो, घी, हाँ या ना। घी ये किससे बनता है,
दूध से बनता है, हाँ या ना। अब घी का जो प्राइस होता है वो कैसे निकलता है बेटा, आपको चेक करना पड़ेगा पहले मिल्क का प्राइस कितना है, हाँ या ना। अगर मिल्क का प्राइस बढ़ जाएगा तो घी का प्राइस भी बढ़ जाएगा। क्यों? घी बनता है किससे? दूध से, और अगर दूध महंगा हो गया तो घी भी महंगा हो जाएगा। सेम उस प्रकार इसे क्या बोलते हैं? डेराइव्ड प्राइस बोलते हैं। डेराइव्ड प्राइस मतलब कि इसकी प्राइस इस पे निर्भर है, ठीक है। तो डेराइव टेबल क्या होता है कि जो नंबर और वैल्यूज आपकी आने वाली हैं वो किस पे डिपेंड करती है? ओरिजिनल टेबल पे करती है। इट रिप्रेजेंट्स रिजल्ट डेराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा लाइक परसेंटेज, एवरेज, दैट इज एटसेट्रा। ऐसे कई सारी चीजों के बारे में बता रहा है। इट टेक्स आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेबल्स, ओरिजिनल टेबल से डेटा निकाला जाता है, इसलिए इसको डेराइव टेबल भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। फिर आता है अपने पास बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ कवरेज, कवरेज के बेसिस पे आप कितना कवर करना चाह रहे हो टेबल के अंदर। अगर सिर्फ एक वेरिएबल कवर करना चाहते हो, सिर्फ एक चीज को शो करना चाहते हो, तो आप सिंगल टेबल या सिंपल टेबल बना सकते हो, या फिर इसको बोलते हैं यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, हाँ या ना। इसको वन वे टेबल भी कहा जाता है, क्लियर है। अब क्या होता है वन वे टेबल? ये रहे सेक्शंस, ये रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। साइंस जो कि मेडिकल स्ट्रीम वाले हैं वो कितने हैं? 20। साइंस स्टूडेंट्स जो कि नॉन मेडिकल है, इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकते हैं, वो कौन से हैं? 35 स्टूडेंट्स हैं। कॉमर्स वाले जो मैथ्स के साथ हैं वो 25 है। कॉमर्स वाले विदाउट मैथ्स कितने हैं? 20 है। ह्यूमैनिटीज वाले कितने हैं? 40 है। टोटल कितना है? 170। एक मतलब एक ही वेरिएबल को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल। मतलब क्या हुआ अपना? सिंपल टेबल। लेकिन जब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल पे, तो कॉम्प्लेक्स में 3 थे, 2 वे, 3 वे और मैनीफोल्ड। 2 वे मतलब यहां पर अपन ने एक वेरिएबल लिया था, हाँ या ना। यहां पे अपन ने क्या लिया? 2 वेरिएबल ले लिए जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्या है बेटा? इंटर रिलेटेड है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 2 इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स, ठीक है। 2 ऐसे फीचर जो एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक सेक्शन में कितने हैं? देखो सेक्शन नंबर 10th ए के अंदर आपको 20 बॉयज हैं, 15 गर्ल्स हैं, टोटल कितना हो गया? 35, ठीक है। एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि सेम सेक्शन के लोग हैं। फिर सेक्शन नंबर बी में गए तो देखा अब लड़के कितने थे? 25, लड़कियां कितनी थी? 10, कितने हो गए? 35, ठीक है। तो आपको ये देखने को क्या मिल रहा है? आप हर सेक्शन के अंदर ये देख रहे हो कि बच्चे मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। तो मतलब दो आप जेंडर के बेसिस में, सेक्स के बेसिस पे आप चीजों को जज कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, क्लियर। इसे 2 वे, आप 2 वे भी कहते हैं बेटा, 2 वे टेबल भी कहते हैं इसको, क्लियर। चलो जी, अब 3 वे मतलब क्या? आप तीसरी चीज जोड़ दो, तीसरा एंगल जोड़ दो, तीसरा वेरिएबल ले आओ, इसे आप 3 वे कहोगे। इट रिप्रेजेंट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करता है ऑफ द डेटा साइमल्टेनियसली, एक साथ 3 चीजों को ऐड करता है। मान लो क्या बोल रहा है? इफ वी रिप्रेजेंट वन मोर इंफॉर्मेशन, एक और इंफॉर्मेशन अगर हमने, इफ वी ऐड वन मोर इंफॉर्मेशन, एक और इंफॉर्मेशन अगर हमने ऐड कर ली रिलेटेड टू यूज ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मान लो कि आप ये बता रहे हो अब ये लड़के लड़कियां जो है वो किस ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, स्कूल बस से करते हैं कि अपनी प्राइवेट गाड़ियों से आते हैं, ठीक है। अगर इसको आप शो करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 वे, 3 तरह 3 वे आपका ये बन जाएगा। जैसे कि लड़के लड़कियां तो थे ही अभी, अब इसके अंदर क्या आ गया? स्कूल का ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, स्कूल का ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ये क्या शो करेगा? ये 3 तरह की चीज शो कर रहा है। एक, लड़के जो हैं सेक्शन ए के, वो कितने लोग स्कूल की बस से आते हैं? 5 बच्चे, ठीक है। कितने बच्चे, कितने लड़के सेक्शन ए के खुद के व्हीकल से आते हैं? 15 बच्चे हैं। ऐसे करते करते अगर आपको दिखाया जाए तो ये 3 वे टेबल कहलाता है, क्लियर है बेटा। चलो जी, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल का लास्ट पॉइंट है जो कि हमारा मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल क्या है? इसमें जब 3 से ज्यादा कैरेक्टर आपको देखने को मिले, यह मैनीफोल्ड कहलाता है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से ज्यादा अगर ये दिखा रहा है तो ये मैनीफोल्ड है। तुम देख सकते हो ध्यान से, यहां पे रूरल एरिया, अर्बन एरिया, मेल फीमेल, मेल फीमेल। कितने रूरल एरिया में मेल एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड है? राजस्थान के अंदर देखोगे तो तुम्हें दिखेंगे 10 और 8, ठीक है। कितने लोग रूरल एरिया में, पिछड़े इलाकों में आदमी जो कि जिनके पास नौकरी है राजस्थान के अंदर, वो 10 लोग हैं। कितने लोग
अर्बन एरिया में जो कि फीमेल हैं और गुजरात में है वो कैसे हो जाएंगी बेटा, जो कि अनएम्प्लॉयड है, मान लो 12। कितने हैं कि अर्बन एरिया में फीमेल जो कि अनएम्प्लॉयड है, गुजरात के अंदर वो है 12। तो ये क्या हो गया, मैनीफोल्ड, बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन ये आपस में इंटररिलेटेड है ना। देखो ना, आपस में इंटररिलेटेड है, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, मेल फीमेल, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, कुछ रिलेशन है इनके बीच में, इसे हम मैनीफोल्ड टेबल भी कहते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ भाई बेटा जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो जी चलते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सर, जब आप डेटा को डायग्राम में प्रेजेंट करो उसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये बहुत सिंपल और बहुत अट्रैक्टिव होता है। जब नई नई बुक आया करती थी बचपन में, तो हम सबसे पहले फोटो चेक कर लेते थे कि कौन कौन सी फोटो दी गई है भाई, है ना। पढ़ना नहीं है हमें, कोई भी कॉन्टेक्चुअल चीजें नहीं पढ़नी, कुछ भी टेक्सचुअल चीजें नहीं पढ़नी, आप डायग्राम दिखाओ, डायग्राम देख के आधी चीजें समझ आ जाती हैं। इसीलिए डायग्राम जो है बहुत अट्रैक्टिव वे है डेटा को प्रेजेंट करने का। Presented in the form of diagrams are known as diagrammatic presentation. They are very simple and attractive way of showing the data. These are two types. कौन कौन से, वन डायमेंशनल, एक 1D के होते हैं, 1D वन डायमेंशनल, दूसरा होता है 2D टू डायमेंशनल। वन डायमेंशनल कौन से होते हैं बेटा, बार डायग्राम, और टू डायमेंशनल होते हैं पाई डायग्राम्स, ठीक है, सर्कुलर या पाई डायग्राम्स आप कह सकते हो। बार डायग्राम आपको 5 तरह के दिख सकते हैं यहां पे, सिंपल, मल्टीपल, कंपोनेंट, परसेंटेज और डिविएशन। चलो एक एक करके सब समझते हैं। बार डायग्राम देखते हैं क्या होता है। देखो बार डायग्राम एक रेक्टेंगुलर, एक ऐसा आपको एक ऐसा ब्लॉक दिख सकता है, बार दिख सकता है, जो कि एक क्लास को या किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब कैटेगरी ऑफ डेटा हो या कोई क्लास हो, उसको ये शो करता है। जितना उसका वैल्यू होगा उसकी लेंथ और उसकी विड्थ होगी। अच्छा, आप 2-3 चीजें ध्यान से सुन लो। बार डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। इट कैन बी वर्टिकल एंड इट कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल। ये हॉरिजॉन्टल भी आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। इसकी जो विड्थ है और इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है काफी सारे फैक्टर्स पे कि वैल्यूज कैसी हैं। ऑल्सो ये सब सेम लेवल से चालू होते हैं। ऑल्सो एक चीज ये आपको बता दो, ये जनरल गाइडलाइंस है, वैसे काफी सारी चीजें डिपेंड करती है क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, टेबल क्या बोलता है। जब आप किसी डायग्राम को बनाते हो, बार डायग्राम को बनाते हो, तो उसकी जो डिजाइन है वो टेबल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, उसकी वैल्यूज पे डिपेंड करती है। तो बार डायग्राम आर दोज डायग्राम्स व्हिच इन व्हिच द डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड रेक्टेंगल्स। काफी सारे लंबे लंबे रेक्टेंगल्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट किया जाता है डेटा को, ठीक है। It comprises of groups of equispaced and equiwidth rectangular bars representing each class और category of data। कि equiwidth बराबर width होती है और इसकी बराबर spacing होती है, स्पेस बराबर है, ठीक है। ऐसे डायग्राम्स को हम बोल रहे हैं क्या, बार डायग्राम्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सिंपल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम बहुत ही सिंपल है। जब आप किसी सिंगल सेट ऑफ डेटा को अगर बार ग्राफ में या बार डायग्राम में प्रेजेंट करते हो, उसे हम सिंगल बार डायग्राम कहते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है सर, सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। आप ये बोल सकते हो सर डिफरेंट आइटम्स, आप डिफरेंट आइटम्स देख सकते हो, या काफी सारी डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हो डिफरेंट बार्स में। क्या हो सकती है वो, बर्थ रेट हो सकता है, आपका वेट हो सकता है, आपके प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी हो सकता है, ठीक है। ऐसी ऐसी कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती है। एग्जांपल देखो, 1951 टू 1960, आपके इस 10 साल के गैप में कितने बच्चे पैदा हुए, 45 हुए। देखो यहां पे आपने 45 पे इसको प्रेजेंट कर दिया, 1951 टू 60 45। ये देखो 50 और इसके बीच में ये आपका ये रहा 45, ये देखो यहां रहा 45, ये इसके बीच में आ गया 45, ठीक है। उसी प्रकार देखो 1961 टू 70 में 35, यहां देखो क्या दिख रहा है आपको 35, ये देखो 35 बीच में आ रहा है इधर, ये देखो ये आपको इधर दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर आप देखोगे 1971 टू 80 30, ये देखो 30 एग्जैक्ट इस पे आ रहा है, ठीक है। ऐसे करते करते आपको आगे आगे देखने को मिलेगा। ये सिंपल है, क्या है बेटा, ये आपका सिंपल बार डायग्राम, एक सेट ऑफ वैल्यूज दिखा रहा है यहां पे, ठीक है, एक सेट ऑफ डेटा दिखा रहा है, सब बर्थ रेट की बात कर रहा है, पर डिफरेंट वैल्यू शो कर रहा है अलग अलग क्लासेस में, ठीक है। चलो अब यहां पे आते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। ये मल्टीपल बार डायग्राम क्या है बेटा, ये मोर देन 2 या 2 से
सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा को शो करता है। या तो 2 सेट ऑफ डेटा हो सकता है या 2 से ज्यादा हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, ऐसे आपके आगे आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो क्या बात कर रहा है, ये कब यूज होता है सर? जब आपको कोई चीज कंपेयर करनी हो, जैसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, ये चीज को बताता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना इनकम कमाया, कितना एक्सपेंस हुआ, उसको कंपेयर करने में हेल्प करता है। कितने बच्चे पैदा हुए और कितने लोग मरे, उसको कंपेयर करने के लिए भी होता है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर हुआ, रेट हुआ, कोई मतलब किसी डेथ रेट, बर्थ रेट हुआ, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। ये कुछ कंपेयर करने के लिए 2 सेट ऑफ डेटा को, 2 सेट ऑफ सीरीज या 2 बार्स को आप कंपेयर करने के लिए कुछ प्रेजेंट करते हो डेटा को, इसीलिए मल्टीपल बार डायग्राम बनाया जाता है। क्लियर है? चलो जी जरा ध्यान से देखो, अभी हमने बर्थ रेट की बात करी थी, यहां पे दूसरा फैक्टर क्या गया, डेथ रेट। अब ईयर वाइज देखना, ये 46 है, 36 है। देखो अब ये देखो, ये वाला लाइन जो है ना, शेडेड लाइन, वो बर्थ रेट को दिखा रहा है, मतलब ये बर्थ रेट है। ये डॉटेड लाइंस जो है वो डेथ रेट को दिखा रहा है, मतलब ये। अब ध्यान से देखो 1921 to 30 में पहला वाला पॉइंट 46 बर्थ रेट था, डेथ रेट 36 था। तो ये आपको बार डायग्राफ में दिख रहा है, ऊपर बढ़ा हुआ, डेथ रेट कम है। अब तुम एक चीज नोटिस करना, ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, एक एक वैल्यूज को समझना पड़ेगा। तुम यहां पर देखो, क्या तुम बेसिक ऑब्जर्वेशन, मैं आगे के तुम्हें चार्ट्स नहीं बता रहा, इसको मत देखो, तुम बस ग्राफ देखो, तुम्हें देख के पता चल रहा है डेथ रेट कम हो रही है, हाँ या ना? क्या धीरे धीरे देखो 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 कम होती जा रही है। इससे इंटरप्रेट क्या कर सकते हो, इससे एनालाइज क्या कर सकते हो? सर देश में हो सकता है मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो रही होगी, हाँ या ना? कि भैया लोग मर कम रहे हैं, पैदा तो अच्छा खासा हो रहा है। देखो बर्थ रेट में ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा आपको, इसमें दिख रहा होगा लेकिन जनरली आपको नहीं दिखेगा। इस चीज को शो करने का पर्पस पता है क्या होता है? कि बच्चे आप क्या पैदा तो हो रहे हैं लेकिन मर कम रहे हैं लोग। समझ आया? ये एक अट्रैक्टिव वे है, प्लस कितनी आसानी से समझ आता है आपको किसी डायग्राम के थ्रू डेटा का, है ना? चलो जी, अब आता है कंपोनेंट बार डायग्राम। इसको देसी भाषा में समझा दूं, एक बार जो होता है वो एक वैल्यू को डिनोट करता है। मान लो ये तुम्हारा एक बार है, ये ठीक है, ये मान लो 100 वैल्यू का है। ये बार बता रहा है कि तुमने कितना किलो तुमने प्रोडक्शन किया, कितना तुमने सामान बनाया, कितनी फसल उगाई, है ना? अब मान लो 100 किलो तुमने फसल उगाई, कितनी उगाई? 100 kg फसल उगाई तुमने। पर वो फसल तुम्हारी 2 थी, चावल भी थे उसमें और उसमें आपके क्या बोलते हैं, राइस भी था और व्हीट भी था। चावल और राइस सेम तो होता है, तो चावल भी थे और गेहूं भी था, ठीक है? दोनों तुमने मिला के 100 बनाया, ठीक है? अब ये बोल सकते हो कि सर 50 kg आपने बनाया राइस और 50 kg आपने बनाया व्हीट, तो मतलब आप क्या बोल रहे हो? सर 50 किलो आपने व्हीट बनाया, ठीक है, और 50 किलो आपने क्या बनाया सर? राइस बनाया। तो आप क्या करोगे, 100 है ना, तो ये राइस 50 और व्हीट ये 50, ये आपने कर दिया। ये बताता है जब आप एक बार को 2 हिस्सों में बांट दो, इसको कहते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। क्या बोलते हो बेटा? इसको दूसरे शब्दों में भी बोला जाता है सब डिवीजन कर दिया इसने आपका। क्या कर दिया? सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी कहते हो आप इसको। क्या कहते हो? सब डिवाइडेड, 2 हिस्से कर दिया आपने इसके, ठीक है? अ कंपोनेंट बार डायग्राम शोज द कंप्लीट बार, एक कंप्लीट बार अलोंग विद इट सब डिवीजन, इसके 2 सब डिवीजन कर दिया आपने इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स। क्या? कंपोनेंट मतलब एक हिस्सा होता है पूरे बार का, किसी भी चीज का एक हिस्सा उसका कंपोनेंट होता है, ठीक है? तो मतलब क्या बोला आपने? 2 या 2 से ज्यादा हिस्से कर दिए एक बार के और आपने उसको शो किया है, उससे हम कंपोनेंट बार डायग्राम कहते हैं। क्लियर? चलो जी, अब देखो यहां पे इसमें ना बता इसका पर्पस पता है क्या होता है? कि आपने एक साल में प्रोडक्शन कितना किया वो हमें पता है, लेकिन उसमें से कितनी चीज कितनी बनाई इसको शो करता है वो, ठीक है? राइस और व्हीट, देखो एग्जांपल दिया है, यहां पे वैल्यूज दी गई हैं 110, 121, 130, 140, 46, 64, 49, 72। आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब देखो ये लाइंस वाला जो फैक्टर है वो राइस को बता रहा है और जो ब्लैंक वाला है वो व्हीट को बता रहा है। तो आपको ये पता चलेगा कि आपने 2007 और 8 में 110 तो चीजें बनाई, लेकिन उसमें से 60, देखो 110 तो चीजें बनाई, पूरा बार की लेंथ जो है वो 110 है, 100 और 120 के बीच में, लेकिन 46 क्या था? राइस था, ठीक है? और 64 क्या था? व्हीट था। सेम वे 49 क्या था? राइस था। ब्लैंक वाला क्या है? व्हीट है। 72 इज व्हीट, 121 इज टोटल। तो इस तरह से कंपोनेंट बार डायग्राम बनता है। क्लियर हुआ? चलो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बहुत प्यारा, परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम क्या है?
बहुत ही सिंपल। जब आप एक बार को काउंट करते हो, मतलब ये बार है, ये बार आप अज्यूम कर रहे हो कितने का, ये 100% का है। जो भी इसकी हाइट होगी, जो भी इसकी लेंथ होगी, वो 100% है, ठीक है। लेकिन इसके जो कंपोनेंट है वो कितने कितने परसेंट है, इसको शो करता है। देखो, द डायग्राम शोइंग साइमल्टेनियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आप परसेंटेज के बेसिस में इसको डिफाइन करते हो, इसके टुकड़ों को परसेंटेज में लेकर आते हो। टोटल वैल्यू इंडिकेटेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द बार इज अज्यूम्ड टू बी 100, कि टोटल वैल्यू जो है वो क्या बोल रहे हो, आप उसको 100% मानते हो। जो भी टोटल वैल्यू होगी उसको आप 100% अज्यूम करते हो। बाय टोटल लेंथ ऑफ द बार इज अज्यूम टू बी 100, की टोटल लेंथ क्या होगी इसकी, 100 अज्यूम कर रहे हो। ईच पार्ट इज देन कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, हर एक हिस्से को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो और शो करते हो ऑफ दैट टोटल लेंथ ऑफ द बार। देखो, अब इसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं, फिजिकल तरीके से करते हैं। देखो, इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 100, यहां पे मैक्सिमम 100। मैंने क्या बोला था, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 आप दिखा रहे हो क्योंकि आपको 100% में से निकालना है, ठीक है। अब देखो, आपने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 3 सेक्टर है जहां पे रॉ मटेरियल्स बनते हैं, जहां पे प्रोडक्ट्स बनते हैं और जो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। आपने बिजनेस में पढ़ा हुआ है, हाँ या ना। पहले साल क्या हुआ, देखो पहले साल 18.3, 22.6 और 59.1। अब ये क्या है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, परसेंटेज फॉर्म में करूंगा कन्वर्ट। क्या करूंगा, परसेंटेज फॉर्म में। तो ये जो निकल के आया है ना बेटा, ये क्या है, ये परसेंट है। क्या है, ये परसेंट है। समझ आया, इसे हम परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं, परसेंटेज। कि 100 है ना, 100 मतलब ये 100% को शो करता है। इसमें से प्राइमरी सेक्टर कितना है, 18.3%। तो ये देखो यहां पे आ गया, ठीक है। फिर आप सेकेंडरी कितना होता है, 22.6%। पर इसमें आप इन दोनों को ऐड करते हो और जो ऐड होने के बाद नंबर आएगा ना, जो कि होगा 40.9, तो आपको इसके ऊपर ना बनाना पड़ेगा। तो ये देखो 40.9 हो गया, ठीक है। फिर तीसरे वाले में लास्ट वाला हिस्सा भी ऐड करना होगा, जो कि अल्टीमेटली आपको 100 पे टच कर देगा। तो ये अपना अपना हिस्सा तो आपने बना ही दिया, आपने परसेंटेज तो निकाल ही दिया, लेकिन ये क्यूमुलेटिव होके भी आता है। क्यों, क्योंकि आपको बार डायग्राम तो 100% का शो करना है। तो 18.3 प्लस 22.6 will give you 40.9। इसमें 59.1 और ऐड कर दिया तो आपका देगा ये 100। समझ आया, क्लियर। इसे हम परसेंटेज बार डायग्राम भी कहते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी, अब आते हैं लास्ट बार डायग्राम के टाइप पे, जो कि है डिविएशन बार डायग्राम। सर ये डिविएशन क्या होता है, डिविएशन का इन जनरल मतलब होता है किसी राह से भटक जाना, मतलब अलग हो जाना, कुछ डिफरेंट हो जाना। जैसे कि मान लो आप अगर कुछ बचत करना चाहते हो, तो बचत करना चाहते हो तो कई बार आप बचत कर लेते हो सकता है कई बार बचत की जगह उल्टा अपना सेविंग वाला पैसा भी खर्च हो जाता है। या तो टेम्परेचर होता है, कई बार टेम्परेचर 0 के ऊपर होता है, 10, 15, 20 डिग्री, कई बार माइनस में चला जाता है। तो ऐसी डेविएशंस को बताता है और इस चीज को बताता है डेविएशन बार डायग्राम। यहां पर क्या होता है, ये कंपेयर करता है कि आप कितना अलग हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन को बताता है एक ही बार डायग्राम में। यहां पर देखो बेस लाइन के ऊपर ना ये पॉजिटिव को शो करता है और इसके नीचे ये नेगेटिव को शो करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनाया जा सकता है, एग्जांपल के थ्रू बताता हूं तुम्हें, ठीक है। यूजुअली सेविंग्स और टेम्परेचर वगैरह ऐसे कुछ चीजों को ये लेकर बनाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे सेविंग्स है ये इन 1000 के फॉर्म हो रही, जो वैल्यूज है इन 1000 के फॉर्म में। तो 2008 में आपने 30,000 रुपए बचाए, तो देखो ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन 2009 में आपने -20,000, मतलब उल्टा जो था आपके पास उससे नेगेटिव, मतलब आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, आपने इनफैक्ट कुछ भी सेव नहीं किया, उल्टा जो पैसा था आपके पास उसमें से 20,000 और खर्च कर दिया। तो देखो नीचे आ गया ये देखो नीचे दिख रहा है तुम्हें। फिर आता है भैया नेक्स्ट 2010 में तुमने 10,000 सेव किए तो तुम्हें हल्का सा चेंज दिखेगा। फिर नेक्स्ट ईयर तुमने 15,000 सेव किए तो तुम्हें हल्का सा चेंज दिखेगा। फिर 2012 में तुमने कुछ भी सेव नहीं किया और जो बचा हुआ पैसा था उसमें -25,000 और खर्च कर दिए, तो क्या हुआ, ये देखो तुम्हें उल्टा देखने को मिलेगा। तो ये डेविएशन को बताता है कि आपने किस साल किया सेविंग्स, किस साल आपने तो खर्चा और कर दिया, सेविंग तो कुछ करी नहीं, खर्चा उल्टा और कर दिया। तो इस चीज को ये शो कर देता है, ठीक है। ये डेविएशन आपका बार डायग्राम होता है। यहां पे अपने बार डायग्राम खत्म होते हैं। अब आता है हमारे पास पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है, एक वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज को शो करता है, अलग अलग टुकड़ों को बताता है और हर टुकड़े को आप अलग अलग डिजाइन शेड से उसको रिप्रेजेंट करते हो। कैसे, ध्यान से देखना।
पाई डायग्राम इज टू डायमेंशनल, हाँ ये टू डायमेंशनल होता है बेटा, ठीक है, टू डायमेंशनल होता है, 2D की तरह दिखता है ये टू डायमेंशनल डायग्राम विच प्रेजेंट्स द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज को शो करता है एक सर्कल के अंदर। क्लियर? ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है आपको जब किसी चीज की स्टडी को शो करना होता है ना, तो ये बहुत लोग यूज करते हैं, बार डायग्राम और पाई चार्ट भी, ठीक है, ध्यान से देखो। अब इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल है, सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360, ठीक है, तो जो वैल्यू दी गई है वो उस वैल्यू का टोटल इंटू 360 आपको कन्वर्जन करके दे देगा, ठीक है, कन्वर्जन करके दे देगा किसका, कि कितने डिग्री का वो कंपोनेंट आ रहा है, वो वैल्यू कितनी डिग्री की है वो निकालकर आपको दे देगा, ठीक है। फिर आप क्या करो, फिर आप 2-3 पॉइंट्स और देख लो, आप एक रेडियस लो, रेडियस से उसका एक हिस्सा बनाओ, ठीक है। अब मैं इसको ना आपको एक्चुअल एग्जांपल से बताता हूं तो आपको ये बेटर समझ आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मारुति लिमिटेड है, मारुति लिमिटेड की प्रोडक्शन कितनी है? देखो 15,75,000, 15,75,000 गाड़ियां बना रहे हैं ये, और टोटल गाड़ियां कितनी बन रही देश के अंदर? 28,50,000, ठीक है। अब क्या करोगे, 15,75,000 डिवाइडेड बाय 28,50,000 इंटू 360 डिग्री, कितना आ गया आपका? 198.9 डिग्रीज। अब क्या करोगे तुम, ये जो मिडिल पॉइंट है इससे तुम चेक करोगे अपना डी वगैरह यूज करके कि भैया कितना डिग्री बन रहा है, और जैसे तुम्हें ये 198.9 मतलब ऑलमोस्ट 199 डिग्री, तुम उस पे आके इसको बनाओगे और इसको ऐसे 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 शेड कर दोगे। क्यों शेड कर दोगे? क्योंकि आपने जब लाइन खींच दोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा किसका क्या वैल्यू शो कर रहा है। एक सर्कल में ये हिस्सा जो है, जो इस तरह के शेड से है, वो क्या है आपका? मारुति सुजुकी को शो कर रहा है। सेम में टाटा मोटर के साथ कर लो, 7,25,000 डिवाइडेड बाय 28,50,000 इंटू 360 डिग्री, कितना आया? 91.5। यहां पे आएगा आपका 92, राउंड ऑफ कर लिया, 92 राउंड ऑफ किया आपने, तो यहां पे देखो आपको यहां पे ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, टाटा मोटर्स पे ब्लैंक स्पेस है। फिर देखा हुंडई, हुंडई ने 5,50,000 बनाया, डिवाइड किया 28,50,000 से इंटू 360 डिग्री, तो कितना आया आपका? 69 डिग्री, ठीक है। तो 69 डिग्री आपने यहां किया, तो आपने इसको ऐसी शेडिंग कर दी, तो सबके अपने अपने शेड हो गए। इसका मतलब क्या? एक पाई डायग्राम ये बता रहा है कि ये डिग्री जो है, इतना शेयर आपके मार्केट में गाड़ियों का मारुति का है, फिर उसके बाद उससे सेकंड बड़ा शेयर किसका है? टाटा मोटर्स का है, और सबसे कम किसका है? हुंडई का है। तो यहां पे कुछ इस तरीके से आप अट्रैक्टिवली समझ सकते हो कि क्या शो करता है पाई डायग्राम, ठीक है। पाई चार्ट आपको क्या शो करने की कोशिश करता है। अब देखो पाई डायग्राम में और देखो क्या बोल रहा है, एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसके क्या एडवांटेजेस है, पहले इसका तुम स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं हर एक चीज विस्तार से। चलो बेटा जी, अब ध्यान से देखो इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज इसका ये है कि भैया एक तो जनरल पब्लिक को ना, जो एक्सपर्ट नहीं है, उनको अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी हो तो आप उनको ऐसे पाई डायग्राम या फिर बार ग्राफ से दो, बहुत आसानी से उनको समझ आता है, प्लस अट्रैक्टिव लगता है। तो एबल टू अट्रैक्ट जनरल पब्लिक्स अटेंशन, जनरल पब्लिक का अटेंशन मिलना चाहिए आपको, तो आप ऐसे डायग्राम से उनको प्रेजेंट करो, उनको समझ आ जाएगा ये चीजें, ठीक है। फिर आता है कि अगर आप टेबल से कंपेयर करोगे इसको, तो टेबल से कंपैरिजन देखोगे डेटा का, तो सॉरी डायग्राम का, तो डायग्राम थोड़े इजीली अंडरस्टैंडेबल है। टेबल के लिए स्टिल आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो डायग्राम्स आर इजियर देन, इजी टू रिमेंबर देन टेबल्स। टेबल्स में आपको ना थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, डायग्राम थोड़े इजीली आपको समझ आ जाता है, ठीक है। डायग्राम्स आर केपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग वाइड रेंज ऑफ डेटा इन अ सिंपल फॉर्म। बेटा देश की पॉपुलेशन मेल, फीमेल और ओल्ड पीपल, ओल्ड और यंग पीपल, अगर आपको दिखाना है अगर किसी डायग्राम से, तो आप बहुत ही आसानी से एक पाई सर्कल में दिखा सकते हो चाहो तो, या बार ग्राफ से भी दिखा सकते हो अगर नंबर ऑफ ईयर की पॉपुलेशन आपको दिखानी हो तो। ये कितना सिंपल है, देश की पॉपुलेशन जैसा डेटा आपने एक चार्ट में बना के दे दिया, कितना कॉम्प्लेक्स डेटा को आपने इतना सिंपल कर दिया, तो बहुत ही प्यारी चीज है ये, ठीक है। अगर ऐसे जनरली आपको सिर्फ ओवरलुक से समझना हो, ठीक है। फिर आता है अगर ये एक और चीज, हाँ हर जगह एक्सेप्टेबल है, हर आदमी यूज करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज अलग अलग देशों में हर जगह ये यूज किया जाता है, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और हर जगह इसको एक रेलेवेंसी मिल जाती है, हर एक इंसान इसको यूज कर लेता है, क्योंकि शो करना आसान होता है काफी डेटा, फिर काफी सारा टाइम बचाता है आपका। ये बार डायग्राम आप सोचो, ये कोई आपका इसका पाई चार्ट, ये अगर आप देखो तो कितना आसान है, कितने कम समय में आप इसको बनाकर दे सकते हो बहुत आसानी से। ये टॉपिक भी इसलिए इतने जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। अभी तक एडवांटेज थे, अब डिसएडवांटेज देखो। इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपर्ट्स के लिए कोई काम का नहीं है, एक्सपर्ट्स को चाहिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इसीलिए
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, वो एक्सपर्ट्स के लिए नहीं होता, वो उनको चाहिए डिटेल स्टडी जो कि वो फर्दर सोर्सेज से कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम प्रोवाइड्स वेरी लिमिटेड एंड अप्रॉक्सीमेट इंफॉर्मेशन। बेटा बहुत कम इंफॉर्मेशन देता है, एक तो पहली बात, दूसरी चीज अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू देता है। कैसे सर, एक एग्जांपल बताओ। ये देखो आपने 69.47 कहा था, यहां पे हमने 69 कर दिया, इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो अप्रॉक्सीमेट कर दिया ना आपने, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आपको डिटेल्ड स्टडी नहीं करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आप जनरली इसको सिर्फ देखकर समझ सकते हो, इसका फर्दर एनालिसिस करने का कोई भी मतलब इसका फायदा हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ कंपेयर कर सकते हो, फर्दर एनालिसिस करना है तो आपके लिए डायग्राम्स नहीं होते। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको इतना अच्छा इंसाइट नहीं देता कि आप उसको कोई फर्दर एनालिसिस कर सको, सिर्फ कंपेयर कर सकते हो कौन सा ज्यादा कौन सा कम, बस। ठीक है, डायग्राम्स आर ओपन टू मिसयूज। भाई इतनी बड़ी दिक्कत है ना, अभी कल को मान लो मैं डायग्राम से बता दूं कि भैया ये देखो बर्थ रेट ये है, डेथ रेट ये है, ठीक है, लोगों की हालत खराब हो जाएगी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मैंने स्प्रेड कर दी कि लोग पैदा कम हो रहे मर ज्यादा रहे, भैया अफरा तफरी हो जाएगी। तो इस वजह से डायग्राम्स को मिसयूज करके लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देकर इंसान जो है एडवांटेज उठा सकता है, इसीलिए ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, इसका ये डिसएडवांटेज है। क्लियर है बेटा? चलो जी, अब चलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर। पहले इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी, अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या कहता है। जब आप किसी डेटा को ग्राफ के फॉर्म में अगर प्रेजेंट करते हो उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सिंपल, डेटा प्रेजेंटेड इन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स इज नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कैसी कैसी चीजें अंदर लेकर आता है। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा आर प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स, एरियाज एंड अदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स एंड सिंबल्स। अलग अलग इन वेज के थ्रू ये प्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी ब्रॉडली दो इसके डिविजन्स क्या हैं, दो किस हिस्से में डिवाइडेड है ये। पहला है ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ग्राफ को आपको बनाना है। दूसरा बनाना है टाइम सीरीज के अंदर। अब पहले देख लो, पहला वाला लेके चलते हैं। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अपने पास क्या क्या चीजें हैं, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। चलो जी, सबसे पहले से चालू करें। हिस्टोग्राम क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भाई ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसको शो कर रहा है। कैसे सर? मैं हर एक चीज बताता हूं, इसके भी टाइप है, ध्यान से देखते जाओ, बहुत डेप्थ नहीं है, सिंपल सिंपल है, तुरंत बताता जाऊंगा, समझ आता जाएगा। जब क्लास इंटरवल इक्वल हो, जब क्लास इंटरवल अनइक्वल हो, जब मिड वैल्यू दी गई हो और जब क्लास इंटरवल इंक्लूसिव हो तो इसको एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहला ये वाला जो है ना, इसको पढ़ लेते हैं। जब क्लास इंटरवल इक्वल होते हैं, क्लास इंटरवल जब इक्वल हो मतलब आपके जो डिफरेंसेस हैं वो इक्वल है, मतलब ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आना चाहिए। सब में 10-10 का डिफरेंस है, ये आपका इक्वल क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम व्हिच इज बेस्ड ऑन द कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लास इंटरवल द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड। ये फॉलोइंग स्टेप्स छोड़ दो, क्या है, तुम तो सीधा आ जाओ इसके ऊपर, तुम्हें ऐसा कुछ बनाने को नहीं दिया जाएगा। ये देखो सबके बीच में गैप देख लो, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 5-5 का गैप है, सब में इक्वल है, यही हमारा इक्वल क्लास इंटरवल है। अब ध्यान से देखो, इसको अगर डेटा को मैं ग्राफ पे शो कर दूं, 0 to 5 4, ये देखो 0 to 5 4, 5 to 10 10, 5 to 10 10, 10 to 15 14, 10 to 15 14, ये देखो यहां दिख रहा है तुम्हें। ऐसे करते करते अगर मैं इसको प्रेजेंट कर दूं, ये हमारा क्या हुआ, इक्वल इंटरवल का, इक्वल क्लास इंटरवल का हमारा हिस्टोग्राम हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब है कि जब आपकी क्लास इंटरवल्स अगर आपके अनइक्वल हैं या ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी आपकी अनइक्वल है, इस वजह से क्लास इंटरवल की अगर फ्रीक्वेंसी अगर अनइक्वल है तो आप बोल सकते हो कि भैया इनको एडजस्ट करना पड़ेगा पहले, फिर इसको हिस्टोग्राम में लाना पड़ेगा। जैसे कि क्या बोल सकते हो बेटा, ध्यान से देखो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यहां तक ठीक है। ये देखो 40 to 60, 20 का डिफरेंस है। यहां पे कितना है, 60 to 90, 30 का डिफरेंस है। अब तुम देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 20 की है,
ये जो फ्रीक्वेंसी है 30 के डिफरेंस की क्लास इंटरवल की, वो तीन हिस्सों में बंटनी चाहिए। ये देखो, इसको करेंगे 2 हिस्सों में बांटेंगे, इसको करेंगे 3 हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। तो एक क्लास इंटरवल जो आएगा ना वो 5 का होगा, और एक क्लास इंटरवल यहां जो आएगा वो 3 का होगा, ठीक है। समझ आया? क्यों? क्योंकि इसके 2 हिस्से करने पड़ेंगे, इसके 3, क्योंकि यहां पे 10-10 का इंटरवल है ना, यहां पे डबल हो गया, यहां पे ट्रिपल हो गया, तो इनके 2 हिस्से निकालो, इसके 3 हिस्से निकालो, अपने आप आपकी क्या हो गई, इक्वल बना दिया हमने सबको। ये देखो अब क्या करेंगे, ये देखो 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10, देखो क्या हो रहा है आपके पास, 2 हिस्से में बांट दिया अपन ने इसको, यहां पे क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इसको भी आपने 10 3 हिस्सों में बांटा, 30 डिवाइडेड बाय 10, मैंने यहां पे 9 डिवाइडेड बाय 3 किया था डायरेक्ट, आपको क्या मिल गया, 3। तो यहां पे देखने को मिलेगा, देखो 0 to 10 आपको पता है 6 है, 10 to 20 आपको पता है 10 है, 20 to 30 आपको पता है 26 है, 30 to 40 आपको पता है 22 है। अब तुम देखो 40 to 60 5, 60 to 90 3, ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। क्योंकि सबका टोटल ही तो 9 बना था ना, वो 9 टोटल नहीं है, हर अगर इंटरवल का देखो तो वो 10-10 के इंटरवल पे देखो तो 3-3-3 था, ये देखो 3 यहां दिख रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं बेटा, यहां पर कहां गया, हाँ, when class intervals are unequal, जब अनइक्वल होगा क्लास इंटरवल तो ये बताया जाता है, तो इस तरीके से बनाया जाता है। अब आता है मिड पॉइंट, ये मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में भी करवाया था, ध्यान से देखना। जब आपको सिर्फ मिड वैल्यू दी गई हो, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू दी गई हो, तो आपको क्लास बनानी पड़ती है पहले, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे कि 15 25 35 45 55 65 75, ये आपको मिड वैल्यूज दी गई हैं, तो सर कैसे निकालेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालो 10, इसको डिवाइड करो 2 से, कितना आया 5। अब क्या करोगे, इसके ही इसी वैल्यू के अंदर -5 करो, कितना आएगा 10, और इसी वैल्यू के अंदर +5 करो, कितना आएगा 20। ये हो गया क्लास इंटरवल, आ गया 10 to 20, ठीक है। अब इसी प्रकार चलेगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ठीक है। अब देखो ना 20 to 30 बोला, उसी के बीच का तो नंबर 25 है ना, हाँ या ना, तो क्लास बना दिया अपन ने। ये देखो यहाँ पे रहा 10 to 20, 20 30, 30 40 40, देखो दिख रहा है ना। सेम प्रकार आप प्रेजेंट कर दो, सिंपल है। ये देखो अभी तक प्रेजेंट ही कर रहे हैं अपन, ये वापस कर दिया। 10 to 20 के बीच में 6 है, ये देखो 6 आ गया। 20 to 30 के बीच में 10 है, ये देखो 10 आ गया। 30 to 40 के बीच में 15 है, ये देखो 15 आ गया। सिंपल, और कुछ है ही नहीं। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है व्हेन क्लास इंटरवल्स आर इंक्लूसिव, जब इंक्लूसिव हो। सर इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जब आपके ये दोनों वैल्यूज अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इज डिफरेंट, 1 का गैप है इसके बीच में। देखो ये क्या है, अपना इंक्लूसिव सीरीज है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर बेटा, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। सर एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे करेंगे, इसमें 0.5 बढ़ा दो, इसमें 0.15 कम कर दो, ठीक है। तो जब ये 10.5 हो जाएगा, प्लस 0.5 करेंगे तो इधर माइनस, देखो प्लस 0.5 माइनस 0.5, तो आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार दिखेगा। 0.5 10.5, 10.5 माइनस 20.5, ऐसे 0.5 का प्लस माइनस करते जा रहे हैं। तो आपको देखो ये कैसा दिख रहा है, एक्सक्लूसिव दिख रहा है, एक्सक्लूसिव सीरीज दिख रहा है। अब इसको प्रेजेंट कर दो, 0.5 से चालू करेंगे तो आपका 10.5 तक आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। फिर आपका आएगा हल्का सा, वैसे यहां बनना चाहिए था पर ठीक है कोई बात नहीं, अपन ने समझ लिया ना, बस काफी है, ठीक है। इस प्रकार अपन प्रेजेंट करेंगे और इसको कहते हैं क्या बेटा, आपका when class intervals are inclusive, तो इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर? चलो जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलो जी बेटा जी, अब आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बेटा ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। इसके 2 तरीके हैं, एक तो हिस्टोग्राम के थ्रू बनता है और एक विदाउट दी हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनता है। क्या होता है, ध्यान से देखना। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां पे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग वैल्यू की आप पहले उसको प्रेजेंट करते हो और फिर उसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हो। जैसे कि मान लो मैंने ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर उसके ऊपर ये बना दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया। तो ये क्या कर सकता हूं मैं, इनके जो पॉइंट्स है ना, इनको मैं एक साथ ना ऐसा ऐड करता हुआ, ऐसा टच करता हुआ, सारे पॉइंट्स को ऐसा टच करता हुआ मैं लेकर जा सकता हूं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार होता है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये तो हिस्टोग्राम की मदद से हो गया, ये हिस्टोग्राम था, ठीक है, ये हिस्टोग्राम था, हाँ या ना। अब तुम ये देखो,
विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम क्या हो सकता है कि भैया आप नॉर्मली इसको कुछ इस प्रकार बना दो, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे आप चीजें लिख दो, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ठीक है, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 4, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है, इसे आप कहते हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सिंपल है काफी, क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, ध्यान से देखना। फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व passing through midpoints of the histogram as closely as possible and extending it to meet the baseline at the hypothetical classes। अब ध्यान से देखना, हाइपोथेटिकल क्लासेस के पर मीट कर रहा है। ये देखो नॉर्मल चीज है, 0 to 10 6 था, 10 to 20 10 था, 20 to 30 16 था। यहां पे देखो ये एक फ्री हैंड बनाया, इन लोगों ने फ्री हैंड बनाया और जो हाइपोथेटिकल क्लास को मीट कर रहा है। नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा इसके अंदर बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही ऐसा कुछ पूछा जाता है। फटाक से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व देखते हैं फटाक से। अब क्या बोलता है, क्यूमुलेटिव वर्ड क्या है, इकट्ठा करना। सारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर इकट्ठा करके प्रेजेंट करते हो उसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। यहां पे दो तरीके से होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर में होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। अब ध्यान से देखना, इसीलिए अंदर आती हैं दो चीजें, लेस देन ओजीव और आता है मोर देन ओजीव। A cumulative frequency curve is a graphical presentation of a cumulative frequency distribution. A cumulative frequency curve is also known as दो टाइप, less than ogive and more than ogive। less than ogive क्या है, ध्यान से देखना, जब भी आप पढ़ते हो ना less than 5, less than 5, less than 15, less than 10, less than 20, उसे हम less than ogive कहते हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा बढ़ता हुआ दिखेगा। less than ogive is based on the less than cumulative frequency distribution in which frequencies are accumulated and presented to the value corresponding to the upper limit of the class। अपर लिमिट जो होती है ना उससे कम की बात करता है। जैसे कि देखो यहां पे अपर लिमिट कौन सी है, 5, तो यहां पे क्या बोलेगा, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25। देखो यहां पे, अब ध्यान से देखना, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 25, है ना, 15 20 25 मोर, ऐसे करते हुए चल सकते हो। लेस देन 5 में यहां पे 3 है, लेस देन 10 आएगा ना, इसको हमको करना पड़ेगा ऐड, तो 10 प्लस 3 विल गिव यू 13, फिर 20 करोगे कितना आएगा 33, फिर 30 करोगे कितना आएगा 63, तो आपको ऐड करते जाना रहेगा। अब देखो बढ़ता हुआ दिख रहा है, 3 13 33 63, ऐसे 3 13 33 63 83 92 97 100, या तुम्हें दिख रहा है ऐसा, ये देखो बढ़ता हुआ भी दिखेगा तुम्हें, ये बढ़ता हुआ दिखेगा। इसे हम क्या कहते हैं, लेस देन ओजीव। लेस देन ओजीव तुम्हें ऐसा बढ़ता हुआ दिखता है क्योंकि क्यूमुलेट होके एड ऑन होती जा रही है। लेस देन फ्रीक्वेंसी अगर आप करते हो, लेस देन ओजीव की अगर बात करते हो तो, ठीक है। अब आता है मोर देन। मोर देन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है और कुछ नहीं। मोर देन इसका जस्ट ऑपोजिट है, लोअर लिमिट जो है क्लास की उसको करता है ये टारगेट। कैसे, ध्यान से देखना, मोर देन ओजीव इज बेस्ड ऑन दी मोर देन cumulative frequency distribution in which frequencies are accumulated and presented to the value corresponding to the lower limit of the class। ये देखो more than 0, lower limit कौन सी है 0, more than 0, more than 5, more than 10, more than 15, more than 20, ऐसे करते करते चलता है। अब यहां पे होगा क्या, पिछले वाले पे ऐड ऑन करते जा रहे थे, अब क्या करेंगे, पहले टोटल करेंगे, उसके बाद जाके हम जो है उसमें से माइनस करते जाएंगे। हमें पता है टोटल इसका 100 है, तो मैं इसका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं टोटल करने में, क्योंकि भैया पिछला वाला एग्जांपल ही है, तो हमने देखा था लास्ट में टोटल 100 था, तो यहां पे क्या करते हैं, ये आपका 100 है। अब नेक्स्ट वाले पे जब आओगे ना, लेस देन 0, सॉरी मोर देन 0 कौन सा है, 100 स्टूडेंट्स है। कितने बच्चों के मार्क्स 0 से ज्यादा है, 100 बच्चों के। कितने बच्चों के 5 से ज्यादा मार्क्स है, तो ये 3 बच्चे कम हो जाएंगे, क्या आएगा 97, क्या आएगा 97, फिर माइनस करना, फिर आएगा 87, फिर माइनस करना, फिर क्या आएगा 67। यहां देखो तुम ऐसे दिखने वाला है, 100 97 87 67, कम होता नजर आएगा, ठीक है, कम होता नजर आएगा। क्लियर है। चलो जी, यहां पे तुम्हें क्या देख रहे हो बेटा, ये ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा यहां पे ना चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक है। ये देखो लेस देन दिख रहा है ना, या मोर देन कर लेना, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। चलो जी समझ आया, मोर देन कर लेना, थोड़ा सा चार्ट वार्ट में दिक्कत हो जाती है, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये देखो 100 से गिरता हुआ तुम्हें यहां पर दिख रहा है, ये तुम्हें बस ऐसे याद रखना है, ठीक है। मोर देन 0, मोर देन, ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाना है ना, इस चीज का याद रखना है। चलो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो यार तुम लोग।
चलो बेटा जी, अब लास्ट पार्ट पे आते हैं इसके, जो है ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज। बेटा टाइम सीरीज नाम से तुम्हें समझ आ जाएगा ग्राफ का क्या इधर प्रेजेंटेशन होने वाला है। हम ग्राफ शो करने वाले हैं टाइम के अकरेंस के बेसिस पे। जब इक्वल टाइम होगा ना कि 2008, 2009, 2010 ऐसे ईयर्स के एक बेसिस पे हम यहां पे ग्राफ पे शो करेंगे अलग अलग वेरिएबल्स को। देखो, व्हेन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ वेरिएबल आर शोन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ देयर अकरेंस, देन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड टाइम सीरीज। इसे हम टाइम सीरीज कहते हैं। ध्यान से देखो, वन वेरिएबल ग्राफ क्या कहता है बेटा, जहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। क्या होगा? एक ही वेरिएबल होगा और उसमें इक्वल टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो आपको फ्रीक्वेंसी को शो करना पड़ेगा। जैसे कि बेटा क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, इक्वल टाइम दिख रहा है 2008, 9, 10, 11, एक साल का गैप दिख रहा है। आप बोल रहे हैं प्रॉफिट सर, प्रॉफिट 1000 में कैसे हो रहा है? 50,000, 62, 65,000, 55,000, 70,000। ग्राफ पे कैसे शो करोगे? 2008 में 50,000 हुआ था प्रॉफिट। देखो ये देखो, ये 50,000। 2009 में कितना हुआ था? 62। तो 60 से हल्का सा ऊपर यहां देख रहे हो 62 पे ये बन रहा है। 2010 में देखो कितना हुआ था भैया? 65 हुआ था, हल्का सा ऊपर, इससे हो गया 65 हो गया, है ना। इस प्रकार जब आप एक ही वेरिएबल को शो करो तो ये क्या होगा आपका? ये देखो, वन वेरिएबल ग्राफ होता है। जब इसमें दो वेरिएबल्स जुड़ जाएं तो ये दो वेरिएबल्स कंपैरिजन करने में अच्छा खासा आपको हेल्प कर देते हैं। उसे कहते हैं हम लोग क्या? टू या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। देखो ध्यान से, द ग्राफ इन विच वैल्यूज ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स आर साइमल्टेनियसली शोन। एक ही ग्राफ में लगातार एक दूसरे के साथ शो हो रही हैं विथ रिस्पेक्ट द सेम टाइम पीरियड। अच्छा, इसमें टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है, ईयर सेम होगा, ठीक है। उसी ईयर में आप दो ग्राफ शो कर रहे हो एक ही ईयर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? आप टू या मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ कहते हो। देखो 2008 में कितना आपने गेहूं बनाया, कितना आपने राइस बनाया? आपने 2008 में 200 किलो बनाया होगा, है ना। क्या बोल रहे हो? 200 किलो, मतलब मैं 200 किलो एक राउंड नंबर ले रहा हूं। 200 किलो आपने वीट बनाया और 50 किलो राइस बनाया। देखो 2008 में ये 50 आपका राइस हो गया, 200 आपका वीट हो गया। फिर देखो 2009 में 250 आपने केजी क्या बनाया? वीट बनाया, और 100 केजी क्या बनाया? राइस बनाया। ये देखो आपने कहा गया, ये देखो 100 केजी आपने क्या बनाया? 2009 में आपने बनाया राइस, और ये 250 क्या बनाया आपने बेटा? वीट बनाया। सो ऑन, ऐसे करते करते जब आप दोनों को शो कर रहे हो, इसे हम टू वेरिएबल ग्राफ कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ आए? टाइम के अकरेंस के बेसिस पे हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं। क्लियर? अब फटाक से इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। सिंपल है बेटा, ये काफी अट्रैक्टिव तरीका है, सिंपल तरीका है। टेक्सुअल फॉर्मेट का देखोगे, उस टेबल से कंपेयर करोगे और टेक्स्ट से कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छा है। इसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है और नॉर्मली जनरल हर इंसान समझ सकता है। एक्सपर्ट के काम का नहीं है, लेकिन जनरल पब्लिक के काम का है। ठीक है। ग्राफ्स कैन बी इजीली यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू सिंपल फॉर्म। कितने सिंपल फॉर्म में हमने ये बता दिया कि सालाना, अरे पिछली वाली स्लाइड कहां गई? हाँ, आपने कितने आसानी से बता दिया कि आपने कितना वीट बनाया, कितना राइस बनाया पूरे साल में। तो कॉम्प्लेक्स डेटा आपने बहुत आसानी से बता दिया, सिंपल फॉर्म में बता दिया। ग्राफ फैसिलिटेट कंपैरिजन। आप देखो कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों कंपेयर कर सकते हो, कौन ज्यादा बन रहा है, कौन कम बन रहा है। देखो वीट कभी भी राइस से नीचे नहीं आया, तो यहां पे भी देख सकते हो कभी भी वीट इससे नीचे नहीं है, कभी भी नीचे नहीं है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। एनीवन कैन मेक यूज ऑफ ग्राफ। कोई भी ग्राफ बना सकता है, कोई एक्सपर्ट होने की आपको जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति ग्राफ बना सकता है, हर व्यक्ति ग्राफ को समझ सकता है। ग्राफ्स हैव यूनिवर्सल यूटिलिटी। हर इंसान इसको समझ सकता है और हर इंसान इसको बनाता है डेली बेसिस पे अपने डेटा को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए। पर इसके कुछ डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपर्ट के कोई काम का नहीं है, ये सिर्फ जनरल पब्लिक के काम का है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन डज नॉट हैव मच यूज फॉर एक्सपर्ट, क्योंकि इनको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है, इनको डिटेल स्टडी करनी होती है। दे आर सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव होते हैं, इंसान टू इंसान बदल जाते हैं। इनका जो इंटेंशन होता है बनाने का, वो इंसान टू इंसान बदल जाता है। ऑल्सो इसी वजह से ये बोला जा सकता है कि इसको मिसयूज भी किया जा सकता है। गलत डेटा बनाकर, गलत ग्राफ बनाकर, गलत ग्राफ शो करके आप लोगों को इंस्टिगेट कर सकते हो, उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो। ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेट डेटा बताता है, एक्यूरेसी इसमें नहीं होती। ठीक है। ये देखो यहां पे आप पढ़ रहे थे, एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेट आप बता रहे हो, तो ये डेटा इस तरीके से काम करते हैं। ये हमारा समअप होता है, हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आई होप ये आपको पसंद आया हो। कमेंट में अपने बिल्कुल जरूर मुझे बताना तुमने कितना फोन चलाया, याद रखना जरूर से। ठीक है जी। चलो बाकी खूब ख्याल रखें,
खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़े और साथ में मिलकर हम लोग लेकर आएंगे हमारे फुल में से फुल मार्क्स। चलो जी, ऑल द बेस्ट एवरीवन।